नमस्कार। तो आज हमारे पास 1 दिसंबर 2025 का एक आध्यात्मिक स्रोत है जिसका शीर्षक है मौन की रॉयल्टी और आध्यात्मिक लेखा जोखा। और इसमें एक बहुत कह सकते हैं बड़ा दावा किया गया है। ये कहता है कि आप कुछ साधारण रोज की आदतों से अपनी खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप थर्मोस्टेट से कमरे का तापमान सेट करते हैं। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार है या इसके पीछे सच में कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं? और यही बात इस स्रोत को दिलचस्प बनाती है। पहली नज़र में ये एक आध्यात्मिक प्रवचन जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसे खोलते हैं तो ये एक तरह का DIY टूल किट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। ये हर रोज के एक्शन को एक बहुत बड़े लक्ष्य से जोड़ता है। तो सवाल यही है कि ये टूल्स कितने कारगर हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले टूल से ही शुरू करते हैं जो खुशी से जुड़ा है। स्रोत एक सवाल पूछता है, खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? और जवाब देता है कि विचार सागर मंथन की कमी की वजह से। और फिर एक बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करता है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। सच कहूं तो ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मतलब सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान, पूरे 84 जन्मों का चक्र अपनी बुद्धि में रखना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी शॉपिंग लिस्ट तक भूल जाते हैं, तो 84 जन्मों की कहानी कैसे याद रखें? क्या ये एक आम इंसान के लिए प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। और शायद इसका मतलब शाब्दिक रूप से हर जन्म की कहानी याद रखना है भी नहीं। इसे आज की भाषा में हम जूमिंग आउट की तकनीक कह सकते हैं। जूमिंग आउट? हाँ, सोचकर देखिए, जब हम ऑफिस के किसी छोटे से काम या डेडलाइन के तनाव में बुरी तरह फंसे होते हैं, तो एक अच्छा मैनेजर क्या कहता है? वो कहता है, 1 मिनट रुको, जूम आउट करो और इस तिमाही के बड़े लक्ष्य को देखो। अच्छा। अचानक वो छोटी सी समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती, है ना? अच्छा, मतलब ये जीवन के लिए सबसे बड़ा जूम आउट बटन है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। स्रोत यही कह रहा है। जब आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी की छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहा हो, तो एक पल के लिए जूम आउट करके 84 जन्मों के उस बड़े कैनवस को देखो। उस बड़ी यात्रा के सामने ये 10 मिनट का ट्रैफिक जाम या किसी की कड़वी बात कितनी मामूली लगती है। ये एक तरह का इमोशनल सर्किट ब्रेकर है। हाँ, और ये एहसास कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी कहानी के हीरो हैं, ये रोज के छोटे मोटे दुखों से ध्यान हटाकर एक स्थायी आत्मसम्मान देता है। इसे ही स्रोत में चढ़ती कला का नशा कहा गया है। ये नजरिया तो दिलचस्प है। मतलब समस्या को नहीं, समस्या के प्रति अपने नजरिए को बदलना है। लेकिन सिर्फ सोचने का तरीका बदलना काफी नहीं होता, आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। और यहीं पर स्रोत का दूसरा टूल आता है जो बहुत ही ठोस है, पोता मेल रखना। यानी एक आध्यात्मिक चार्ट या डायरी। हाँ, और ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये सोच को एक्शन में बदलता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक काम है जो आपको रोज करना है। और प्रक्रिया बहुत सरल है। रात को सोने से पहले खुद से पूछना है, आज सारा दिन मुझसे कोई आसुरी काम तो नहीं हुआ? क्या मैंने किसी को दुख दिया? क्या मेरे मन में कोई गलत विचार आया? एक तरह का रोज का सेल्फ ऑडिट। लेकिन यहाँ पर एक लाइन है जो मुझे थोड़ी खटक रही है। स्रोत दावा करता है, अगर हम अपनी गलती बाबा को सच सच लिख देते हैं तो आधा पाप कट जाएगा। 1 मिनट, ये तो बहुत आसान लग रहा है। क्या इससे एक तरह की लापरवाही का खतरा नहीं बढ़ जाता कि लोग गलती करें और सोचे कोई बात नहीं, रात को डायरी में लिख दूंगा और मामला 50% रफा दफा? ये सवाल शानदार है और इस विचार की गहराई तक ले जाता है। देखिए, इसे किसी जादुई छूट की तरह नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। किसी भी गलती का सबसे भारी हिस्सा होता है अपराध बोध और इनकार, डिनायल। हम अपनी गलतियों को मन की किसी कोने में छिपा देते हैं, जहां वो सड़ती रहती हैं और हमें अंदर से खाती हैं। उन्हें स्वीकार करने और लिखने का काम वो उस इनकार की दीवार को तोड़ देता है। ये खुद के प्रति क्रूरतापूर्वक ईमानदारी का पहला कदम है। आधा बोझ तो उसी पल उतर जाता है जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। मतलब ये आध्यात्मिक हिसाब किताब से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक सफाई है। बिल्कुल, ये कथारसिस है, भावनात्मक शुद्धि। और बाकी का आधा पाप वो शायद हमारे उस प्रयास से कटता है जो हम उस गलती को न दोहराने के लिए करते हैं। लिखना सिर्फ पहला कदम है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो ये लापरवाही को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ये आत्मसुधार की प्रक्रिया को शुरू करने का एक ट्रिगर है। और शायद ये पोता मेल सिर्फ अपने लिए नहीं है। क्या ये उन रिश्तों को सुधारने का भी एक टूल है जिनकी बात स्रोत आगे करता है?
मतलब अगर मैं अपने चार्ट में लिख रही हूँ कि आज मुझे गुस्सा आया, तो क्या ये मुझे अगले दिन अपने परिवार के साथ बेहतर व्यवहार करने में मदद नहीं करेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दोनों चीजें गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपने अंदर की दुनिया को ऑडिट किए बिना हम बाहरी दुनिया यानी अपने रिश्तों को नहीं सुधार सकते। और यहीं से हम स्रोत के अगले हिस्से पर आते हैं, जहां वो बाहरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी साइंस को एक अनोखी चुनौती देता है। हाँ, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। स्रोत कहता है कि साइंस से अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन क्या ये कहना थोड़ा अनुचित नहीं है, अनफेयर नहीं है? मेडिकल साइंस ने हमारी उम्र बढ़ाई है, बीमारियों का इलाज किया है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जोड़ा है। ये तो काफी स्थायी और बड़ा सुख लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि स्रोत यहां साइंस को खारिज कर रहा है। वो सुख के स्रोत पर टिप्पणी कर रहा है। साइंस बाहरी दुनिया को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमें एक आरामदायक घर, एक तेज गाड़ी और अच्छी सेहत दे सकता है, लेकिन उस घर में शांति से सोना, उस गाड़ी में बिना बेचैनी के बैठना और उस अच्छी सेहत का आनंद लेना, ये साइंस के दायरे से बाहर है। ये हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब साइंस हमें क्या देता है, लेकिन कैसे महसूस करना है ये साइलेंस सिखाती है। ठीक यही बात है। साइंस बाहरी दुनिया पर विजय पाती है, साइलेंस यानी मौन या आंतरिक शांति हमारी भीतरी दुनिया पर विजय पाती है। जब मन शांत होता है, जब विचार नियंत्रण में होते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हम पर हावी नहीं हो पाती। तो यहाँ पूरी दुनिया पर जीत का मतलब किसी देश को जीतना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करना है। साइंस आपको एयर कंडीशनर दे सकती है, लेकिन मन की ठंडक तो साइलेंस से ही आएगी। और ये मन की ठंडक या अशांति सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है? हमारे रिश्तों में। श्रुत गृहस्थ जीवन में रहने वालों को बहुत सीधी सलाह देता है, कोई लाग लपेट नहीं। कहता है, मीठे बच्चे, कभी किसी को दुख न दो। और आगे कहता है कि आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार रखो और दृष्टि कभी खराब नहीं होनी चाहिए। यहाँ विकार यानी लस्ट को जीवन में सभी बाधाओं या विघ्नों का मूल कारण बताया गया है। हाँ, और ये सिर्फ एक नैतिक नियम या मॉरल पुलिसिंग नहीं है, ये कारण और प्रभाव का एक सीधा आध्यात्मिक नियम है। स्रोत ये कह रहा है कि हमारे रिश्तों में जो भी समस्याएं हैं, टकराव, अविश्वास, दुख, उनकी जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर की अशुद्धियों में है। अगर किसी के मन में क्रोध या वासना का तूफान चल रहा है, तो उसके संबंध शांत और सामंजस्यपूर्ण कैसे हो सकते हैं? ये तो असंभव है। तो ये शिक्षा समस्या की जड़ पर काम करने को कह रही है। सिर्फ बाहर से मीठा बोलने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि अंदर विचार और दृष्टि के स्तर पर शुद्धता न हो। बिल्कुल, ये बातचीत को जड़ से शुद्ध करने का लक्ष्य रखती है। ये कहती है कि अपने मन के बगीचे से जहरीले पौधों को, मतलब विकारों को, उखाड़ फेंको, तो आपके रिश्तों में अपने आप सुगंधित फूल खिलने लगेंगे। ये एक तरह की आंतरिक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को रोज जारी रखने के लिए स्रोत दिन के अंत में 2 और शक्तिशाली टूल देता है, एक वरदान और एक स्लोगन। आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्यात्मा भव। मतलब रॉयल लोग वो हैं जो दूसरों में सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं और उनका वर्णन करते हैं, और बुराइयों को देखने वाली आंख बंद रखते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये एक तरह का दिखावा नहीं है? जानबूझकर किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का दिखावा है? नहीं, इसे दिमाग के लिए एक तरह की वेट ट्रेनिंग समझिए। वेट ट्रेनिंग? हाँ, जब आप जिम जाते हैं तो आप वजन उठाते हैं, भले ही उस समय वो मुश्किल लगे, ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हों, है ना? इसी तरह ये वरदान आपको रोज जानबूझकर दूसरों में अच्छाई देखने की कसरत करने को कह रहा है। एक तरह का मेंटल जिम। हाँ, एक न्यूरोलॉजिकल हैक जो आध्यात्मिक भाषा में छुपा है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं, एक नया न्यूरल पाथवे। आपका दिमाग डिफॉल्ट रूप से नकारात्मकता की तरफ भागने के बजाय अच्छाई खोजने का आदी हो जाता है। ये दिखावा नहीं है, ये अपने दिमाग को रीवायर करना है। और इसी से जुड़ा हुआ आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। ये कैसे काम करता है? ये उसी मेंटल जिम का नतीजा है। जब आपकी आंतरिक स्थिति सकारात्मक, शक्तिशाली और गुणों से भरी होती है,
तो बाहरी चुनौतियां, जिन्हें यहाँ आग कहा गया है, अपना जलाने वाला प्रभाव खो देती हैं। समस्या शायद उतनी ही बड़ी रहती है, लेकिन उससे निपटने की आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको जला नहीं पाती। वो एक प्रबंधनीय चुनौती बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आग पर पानी डाल दिया गया हो। ये परिस्थितियों को नहीं बदलता, ये आपको बदल देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो ये स्रोत हमें खुशी और आत्मोन्नति के लिए एक पूरा सिस्टम दे रहा है। ये एक बड़े नजरिए यानी स्वदर्शन चक्र से शुरू होता है, फिर एक रोज के सेल्फ ऑडिट टूल पोता मेल पर आता है, या बाहरी शोर मतलब साइंस की जगह आंतरिक शांति साइलेंस की ताकत पर जोर देता है, और अंत में यह हमारे दिमाग को रोज ट्रेन करने के लिए वरदान और स्लोगन जैसे अभ्यास देता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही व्यापक खाका तैयार करते हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आप पोता मेल में अपनी कमियां तभी देख पाएंगे जब आपके पास स्वदर्शन चक्र का बड़ा नजरिया होगा। हाँ। आप रिश्तों में पवित्रता तभी रख पाएंगे जब आपके अंदर साइलेंस की शक्ति होगी। हाँ। और आप दूसरों में विशेषताएं तभी देख पाएंगे जब आप रोज इसका अभ्यास करेंगे। ये ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से लेकर रात के व्यक्तिगत ऑडिट तक सब कुछ स्वयं पर महारत हासिल करने के बारे में ही है। स्रोत के अंत में एक अव्यक्त इशारा भी है जो कहता है, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो और डबल लाइट फरिश्ता बनो, यानी कर्मों के बंधन से भी हल्के और प्रकाश के समान। ये शायद इन सभी अभ्यासों का अंतिम लक्ष्य है। हाँ, ये शिखर है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल हमारे श्रोता के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में वो आकर्षक बात कही गई है कि गलती लिखने पर आधा पाप कट जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि बाकी आधा पाप कहाँ जाता है? क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि स्वीकारोक्ति मतलब मान लेना केवल पहला कदम है और असली काम उस व्यवहार को बदलने में निहित है, जिसके लिए निरंतर व्यक्तिगत प्रयास और जागरूकता की आवश्यकता होती है? शायद